हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने कोट के साथ। नोइंग योरसेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। तो खुद को जान लेना ही बिगिनिंग है विजडम की। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लोग कहते हैं कि यार हाँ, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसे मैं जानता हूँ, इसे मैं जानता हूँ। लेकिन क्या वो खुद को जानते हैं? लोग कहते हैं हाँ, इसके बारे में तो मुझे पता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन कभी उन्होंने किसी ने कहा है कि वो खुद कैसे हैं? लोग अपने बारे में नहीं जानना चाहते। लोग आजकल इंटरेस्टेड है दूसरों की लाइफ में कि हाँ, हम उन्हें जानते हैं, उनके बारे में हमें पता है। लेकिन खुद के बारे में लोगों को पता नहीं होता, उनकी कैपेबिलिटीज़, ठीक है। उनकी जो नेचर है, उनका नेचर कैसा है, ठीक है। उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, लोगों को खुद का नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि उसके बारे में मुझे सब पता है, ठीक है। तो जो समझदार लोग हैं वो खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो खुद को जानते हैं, खुद अपने साथ टाइम बिताते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं, ठीक है गाइस। तो आपको देखना है कि आपको कौन से कैटेगरी के लोग बनना है, ठीक है। एक वो जो अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद भी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवरऑल खुद को बेहतर बना रहे हैं और जो खुद को अच्छे से जान रहे हैं। या फिर वो लोग जो सिर्फ सारा दिन कमेंट करते रहते हैं कि हाँ यार, मुझे इसके बारे में बताइए, ऐसा ही है, वैसा है। अब आपके ऊपर है चॉइस, ठीक है। सो इट इज सेड दैट नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने करंट अफेयर सेशन की तरफ। आरबीआई ने रेपो रेट अनचेंज रखा है, तो आपको बताना है कि करंट रेपो रेट कितना चल रहा है, ठीक है। और आरबीआई का अभी रेपो रेट चल रहा है 6.5%, ठीक है। देखिए, 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसे कि आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं, जो इस टाइम है शक्तिकांत दास। उन्होंने अनाउंस किया कि स्टेटस को जो भी, मतलब पहले आरबीआई के रेपो रेट्स, करंट रेट चल रहे थे, वही सेम रहेगा, ठीक है। एक्चुअली ये बाई मंथली रिपोर्ट होती है, मतलब हर 2 महीने में आरबीआई ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। तो जो अगली वाली आएगी वो आएगी आपकी जून में, ठीक है। तो अभी रेपो रेट कितना है हमारा? 6.5 है, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसे आप एसटीएफ रेट कहते हैं, वो भी 6.25 है। और मार्जिनल स्टैंडिंग रेट और या फिर बैंक रेट जिसे कहते हैं, वो है 6.75%, ठीक है। अगर हम रेपो रेट की बात करें, होता क्या है रेपो रेट, चलिए जान लेते हैं। रेपो रेट का मतलब है कि ये वो रेट होता है जिस पे आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, ठीक है, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वाइल द रिजर्व। और रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? आपने दो सुना होगा ना, एक रेपो रेट, एक रिजर्व रेपो रेट, ठीक है। ये तो रेपो रेट में क्या हो रहा है, आरबीआई लोन दे रहा है बैंक्स को। लेकिन रिजर्व रेपो रेट में क्या हो रहा है कि आरबीआई बोरो कर रहा है मनी किससे? बैंक से। तो मतलब ऐसा लगा लीजिए कि अगर रेपो रेट की बात आएगी तो आरबीआई लोन देता है बैंक्स को। और अगर रिजर्व रेपो, मतलब किसी चीज़ को रिवर्स कर दिया, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट, तो उसमें क्या हो रहा है, बैंक लोन दे रहे हैं आरबीआई को। एक्चुअली वो लोन नहीं देते, वो अपना पैसा बस आरबीआई के पास रखते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। एंड बोथ दीज रेट्स आर, और ये दोनों जो रेट्स हैं ना, इन्हीं पे डिटरमाइन होता है कि कस्टमर मार्केट से लोन लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, ठीक है, तो बैंक्स के लिए बैंक लोन नहीं दे पाते हैं उतना ज़्यादा, ठीक है। वो चीज़ है। इन दी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अनाउंस इन, तो जो लास्ट हुई थी वो फेब 2023 में हुई थी, ठीक है। एंड उस टाइम आरबीआई ने राइज कर लिया था रेपो रेट, 6.5 कर दिया था, जो कि अभी भी उतना ही चल रहा है, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। और अगली जो पॉलिसी आएगी 6 से 8 जून के बीच में आएगी, ठीक है। उस टाइम आप फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गाइस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, इनोग्रेट किया था गज उत्सव एट काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आपको बताना है बस, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका है असम में, ठीक है। वहाँ पे गज महोत्सव उत्सव को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया था, ठीक है। और इट इज़ लोकेटेड, पार्क की बात कर लेते हैं तो ये स्टेट असम में है, ठीक है, जो कवर करता है 42,996 हेक्टर, ठीक है। इतना एरिया ये कवर करता है और इसे नेशनल पार्क 1974 में डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और इट हैज़ बिन डिक्लेयर, इसे टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है 2007 से, ठीक है। और इट हैज़, इसमें टोटल जो टाइगर रिजर्व एरिया है वो है 1030 स्क्वायर किलोमीटर, विद अ कोर एरिया ऑफ 430 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। काफ़ी बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था 1985 में, ठीक है। देखिए, ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ 1974 में, फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ 1985 में, सिक्वेंस में चलिए। और उसका टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ 2007 में। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है, कैसे ये चल रहा है।
और इट इज़ रिकॉग्नाइज एज इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। इसके बाद ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये फेमस है वन हॉर्न राइनोस के लिए, ठीक है। और पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ अ हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ, वैसे जो पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न राइनो की वर्ल्ड में पूरी देखी जाए। सेकंड जो हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनो है वो हमारे असम में मिलते हैं, ठीक है, आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलते हैं, ठीक है। एंड मच ऑफ द फोकस, और ये इस नेशनल पार्क में 4 बड़े एनिमल्स पे फोकस किया जाता है जिसमें राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक वाटर बुफेलो पे फोकस किया जाता है। और अब तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी गज जो उत्सव है वो यहाँ पे इनोग्रेट किया, क्योंकि एलिफेंट भी यहाँ पे बहुत मतलब ज़्यादा है। ये देखिए 1100 एलिफेंट थे यहाँ पे 2018 के डाटा के हिसाब से, अभी तो बढ़ चुके होंगे 4-5 साल में, है ना। इसके अलावा गाइस असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क है वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक है आपका डिब्रू सिखोया नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क, एक है नामेरी नेशनल पार्क, और एक है राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है। और एक तो आपने पढ़ी लिया, तो ये 5 नेशनल पार्क हैं, इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्रेजेंट इनोग्रेटेड गज उत्सव 2023 एट काजीरंगा नेशनल पार्क असम। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। अप्रैल 7th इज मार्क एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे टू कमेमोरेट द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 90। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1948 में, ठीक है। तो उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। बस बड़ी इजी थीम है, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। ये इस बार की थीम है, ठीक है। और ये इनका भी 75th एनिवर्सरी है इस बार, ठीक है। WHO की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है, UN की एजेंसी है वो WHO, ठीक है। और फाउंड की गई थी 1984 में 1948 में, जो अब हाल ही में हमने डिस्कस किया। इसके हेडक्वार्टर्स की बात कर लेते तो हेडक्वार्टर्स हैं इनके जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। WHO के हेडक्वार्टर का है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। UN की एजेंसी है, 1948 में इसे बनाया गया था। और 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। इसके 194 मेंबर स्टेट्स हैं और 150 कंट्रीज़ में ऑफिसेज हैं और 6 रीजनल ऑफिस हैं। तो देख लीजिए 150 कंट्री में ऑफिसेज है WHO के, और 6 रीजनल ऑफिसेज है, और टोटल 195 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और ये वर्क करती है कोलैबोरेशन में किसके साथ? मेंबर स्टेट्स के साथ, यूजली थ्रू दी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मतलब जो भी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके साथ मिलकर ये काम करेगा WHO, ठीक है। WHO प्रोवाइड करता है लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स एंड शेपिंग द health research agenda and setting norms and standard, articulating evidence-based policy option and providing technical support to the country and monitoring and assessing health trends, ठीक है। और it began functioning on April 7, 1940, a date now being celebrated every year as World Health Day, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट जो हमारे डे हैं वो भी डिस्कस करेंगे गाइस। 1 अप्रैल को बनाया गया था ओडिशा फाउंडेशन डे। 2 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल को मनाया गया था नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। और 7 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये सारे डे आपको ध्यान रखने हैं, और ये देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किसने टॉप किया है एनुअल लिस्ट ऑफ बिलीनियर रिलीज बाय फोर्ब्स। तो फोर्ब ने अभी ना अपनी बिलीनियर की लिस्ट रिलीज करी है, तो उसमें सबसे ऊपर कौन थे? उसमें थे बर्नार्ड आर्नोल्ड, ठीक है। इलॉन मस्क को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है इस बार, ठीक है। ये एनुअल लिस्ट है बिलीनियर की जो फोर्ब्स रिलीज करता है। तो टेस्ला और ट्विटर के ओनर इलॉन मस्क फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे आ गए हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड एंड फैमिली, एंड हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। मस्क वेल्थ हैज़ डिक्रीज, इनकी वेल्थ थोड़ी डिक्रीज हो गई है बाई 39 बिलियन कंपेयर टू लास्ट ईयर। और मस्क की अगर नेटवर्थ देखी जाए तो 180 बिलियन है, ठीक है। जो जेफ बेजोस है, ठीक है, वो थर्ड प्लेस पे है, ठीक है, दिस लिस्ट वाइल लैरी एलिसन इज़ फोर्थ, ठीक है। और इंडिया के मुकेश अंबानी, आपको जान के हैरानी होगी, वो 9th पोजीशन पे है इस लिस्ट पे, ठीक है। तो मुकेश अंबानी भी वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी है, और थोड़े टाइम में मे भी हो सकता है इनका रैंक और ऊपर आ जाए, ठीक है। तो अभी तो 9th पोजीशन पे है मुकेश अंबानी, और एशिया के तो रिचेस्ट मैन है ही है मुकेश अंबानी। ये है आपके बर्नार्ड आर्नोल्ड, आप देख सकते हैं जिनका रैंक 1 है इस टाइम।
आपको बताना है कि किसने 54 फीट हाई स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान इन सलंगपुर टाउन ऑफ बोटाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, इनोग्रेट किया है। ठीक है, तो ये अनवील किया है यूनियन होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी ने ये इनोग्रेट किया है। ठीक है, 54 हाई स्टैचू। ठीक है, तो इतनी से आपको बात ध्यान रखनी है। हनुमान जयंती के मौके पे अमित शाह जी ने ये गुजरात में अनवील किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वो स्टैचू है, ठीक है, जो अनवील किया था हमारे होम मिनिस्टर ने। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री को इलेक्ट कर लिया गया एज ए मेंबर ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन नारकोटिक्स ड्रग। तो गाइस आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इसके लिए भी इंडिया को ही इलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए किसे इलेक्ट किया गया है, तो वो इंडिया को इलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको ये जान के काफ़ी खुशी होगी। ठीक है, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, द कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ जॉइंट यूएन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स यूएन एड्स बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बॉडी ऑफ इकोसोक। ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, और जो स्टैटिस्टिकल कमीशन एक हाईएस्ट बॉडी है जो डील करती है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबल है स्टैंडर्ड सेटिंग इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, और इंडिया पहले भी मेंबर हुआ करता था स्टैटिस्टिकल कमीशन का 2004 तक, लेकिन अभी फिर से इट इज़ रिटर्निंग टू द कमीशन आफ्टर गैप ऑफ 2 डिकेड। तो 2 डिकेड के बाद अभी फिर से मेंबर बन चुका है। ठीक है, जो कमीशन है नारकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है, वो सुपरवाइज करती है एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज वाइल द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ द यूएन एड्स सपोर्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर एन इंटरनेशनल रिस्पॉन्स ऑफ एचआईवी एड्स। ठीक है, और इंडिया का टेन्योर कितना है, तो 4 साल का इंडिया का टेन्योर रहेगा। ये 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक कमीशन की बात करें तो ये इस्टेब्लिश करी गई थी 1947 में। काफ़ी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, विश्व गुरु ऑन दी होरिजन, इंडिया इलेक्टेड हाईएस्ट यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल बॉडी। ठीक है, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कौन सी कंट्री को रिमूव कर दिया गया है। वो ना होस्ट करने वाले थे मेंस अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, तो अभी उन्हें वहाँ से रिमूव कर दिया कि वो होस्ट नहीं कर सकते, तो वो है पेरू। ठीक है, तो फीफा हैज़ रिमूव पेरू फ्रॉम होस्टिंग मेंस अंडर 17। ठीक है, ने अब और जो नई कंट्री है जो होस्ट करी उसका नाम अभी थोड़े टाइम में अनाउंस हो जाएगा, तो गाइस मैं आपके साथ जैसे ही पता चलेगा तो डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ये अंडर 17 था, इसमें मतलब 17 साल से या 17 साल से कम के प्लेयर्स खेलते थे। ठीक है, और ये टूर्नामेंट कब होगा, ये होगा 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में, और इसमें 24 टीम पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो एक बार पेरू देख लेते हैं मैप में कहाँ पे है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप पेरू। ठीक है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, आप देख सकते हैं पेरू। ठीक है, ये बॉर्डर शेयर करता है आपका ब्राज़ील, बोलेविया, चिली, ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया के साथ। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक साइड मतलब एटलांटिक पैसिफिक ओशन है इसके। ठीक है, और पेरू की कैपिटल है लीमा। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि विच वन इंटीग्रेट्स खेलो इंडिया गेम सर्टिफिकेट विद डिजी लॉकर। तो आपने डिजी लॉकर, तो आप में से बहुत सारे यूजर्स होंगे जो डिजी लॉकर यूज़ करते होंगे, है ना। तो अब जो खेलो इंडिया गेम्स के जो सर्टिफिकेट है वो भी डिजी लॉकर्स के साथ इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। तो आपको बताना है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वो करें आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेट कर दिए हैं। ठीक है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने अनाउंस किया कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो अब इंटीग्रेट कर देगी खेलो इंडिया गेम के सर्टिफिकेट विद डिजी लॉकर। ठीक है, तो ये इससे एथलीट्स को, उनके स्पोर्टिंग स्टाफ को, या टेक्निकल ऑफिसर्स को, या कंपटीशन मैनेजर को हेल्प मिलेगी सर्टिफिकेट डिजिटली अब वो असेस कर सकते हैं। ठीक है, विद दिस नाउ खेलो इंडिया गेम्स पार्टिसिपेटिंग एथलीट एंड अदर स्टेक होल्डर विल बी एबल टू असेस देयर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड पार्टिसिपेशन, चाहे वो मेरिट का हो या फिर पार्टिसिपेशन का हो। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 इन मध्य प्रदेश ना, तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में मध्य प्रदेश में होता, तो उन सर्टिफिकेट से लेके अब तक जो भी गेम्स है वो सारे अब डिजिटल लॉकर में मिल जाएंगे। ठीक है, और इट विल ऑल्सो अलाउ फॉर ऑनलाइन शेयरिंग ऑफ, और आप ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हो सर्टिफिकेट के लिए विद कंसेंट। ठीक है, एंड इट विल प्रोवाइड फॉर रियल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट एज डिफरेंट स्टेक होल्डर कैन डायरेक्टली वेरीफाई द डाटा। ठीक है, तो आप में से भी जो लोग स्पोर्ट्स खेलते होंगे उनके लिए अच्छा है, अब वो अपने डिजिटल सर्टिफिकेट असेस कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप ये न्यूज़ शेयर भी कर सकते हैं जो भी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं उनके साथ, ठीक है, उनके लिए बेनिफिशियल है ये चीज़। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनोग्रेट किया है और फाउंडेशन स्टोन रखा है 234 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिनकी वैल्यू है 5196 करोड़ रुपीज़। कौन सी यूपी की डिस्ट्रिक्ट में? तो ये यूपी की उन्होंने, इसका आंसर होगा फोर्थ बोथ ए एंड बी, आजमगढ़ और कौशाम्बी, ठीक है, इन दो डिस्ट्रिक्ट में अमित शाह जी ने 234 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव रखी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसमें से 117 डेवलपमेंट वर्क वर्थ 4583 करोड़ रुपीज़ आजमगढ़ में डेवलपमेंट मतलब प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, और 117 ही आपके होंगे कौशुम्बा में, बट वहाँ पे 613 करोड़ के होंगे, ठीक है। तो ये अमित शाह जी ने अनवील करा था, ठीक है, इनोग्रेट किए थे और फाउंडेशन स्टोन रखा था। आजमगढ़ द मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय एट नवदपुर, ठीक है। तो जो आपका आजमगढ़ है वहाँ पे हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय भी इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और खैर ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है ना, फिर भी बता देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, ये तो आप सबको पता ही है। तो ये आप देख भी सकते हैं फ़ोटो में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लद्दाख सिंगोस, ठीक है, हैज़ बिकम द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट, ये ना एक वुडन हैंडीक्राफ्ट होता है, ठीक है, तो इसका नाम है लद्दाख चिंकोस, ठीक है। हैज़ बिकम द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, तो ये लद्दाख से पहला हैंडीक्राफ्ट बना है जिसे जीआई टैग मिला है। तो आपको बताना है ये जीआई टैग दिया किसे है लद्दाख शिंगोस को? तो ये दिया है इंडिया के ही डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ये मतलब जीआई टैग दिया है, ठीक है, लद्दाख के शिंगोस को, ठीक है। मैं आपको भी फोटो में दिखाऊंगा ये कैसा होता है, ठीक है, और ये फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट है। तो गाइस ये ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लद्दाख शिंगोस, ठीक है, इसे जीआई टैग दिया है DPIIT ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है गाइस कि जो फीफा की हाल ही में रैंकिंग आई है 2023 की, उसमें कौन सी टीम ने टॉप किया है? तो उसमें टॉप किया है हमारी जो विनर टीम थी लास्ट ईयर की, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है। आपको बताइए ना फीफा की चैंपियन थी अर्जेंटीना, वो इस बार बन चुकी है। अर्जेंटीना बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 फुटबॉल टीम इन फीफा रैंकिंग 2023, और अर्जेंटीना ने टॉप किया है फीफा रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 सालों में। अर्जेंटीना ने पहली बार टॉप किया है, ठीक है, रिलीज बाय दी फीफा, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ऑन 6 अप्रैल 2023, ठीक है। फ्रांस इज ऑन द सेकंड, ठीक है, फ्रांस सेकंड में है, ब्राज़ील थर्ड पे है, ठीक है, बेल्जियम फोर्थ और इंग्लैंड फिफ्थ पे है, ठीक है। और जो नेक्स्ट फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग पब्लिश होगी वो होगी जुलाई में, ठीक है, 20 जुलाई 2023, ठीक है। तो हाल ही के लिए तो अर्जेंटीना टॉप पे है, ठीक है। आपको बताना है कौन से इंडियन बिकम द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर इन द फोर्ब्स बिलियन। तो फोर्ब्स का मैंने आपको बताया था कि हाल ही में बर्नार्ड आर्नोल्ड सबसे टॉप पे है, ठीक है, और मुकेश अंबानी सेकंड नंबर पे है। लेकिन फोर्ब्स और भी कैटेगरीज में वो बताता है कि इस कैटेगरी में कौन रिच है, ये तो वैसी एक स्पोर्ट्स कैटेगरी है, ठीक है, तो उसमें सबसे रिच कौन है, ठीक है, तो और वो इंडियन ही है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वो कौन है, ठीक है। विच इंडियन बिकम द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर इन द फोर्ब्स बिलियन लिस्ट, तो वो है आपके मुकेश अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी बिकम द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर इन द फोर्ब्स बिलियन लिस्ट, ठीक है। मुकेश अंबानी वाज नेम द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर इन द फोर्ब्स बिलियन 2023 लिस्ट रिलीज ऑन 5 अप्रैल 2023। उनकी नेट वर्थ है 83.4 बिलियन एंड ऑल्सो रिगेन हिज स्पोर्ट एड, और एशिया के वो रिचेस्ट मैन भी हैं, सबसे रिचेस्ट मैन कौन है एशिया के? मुकेश अंबानी, ठीक है। वर्ल्ड में वो 9th रैंक पे है, और स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें टॉप पे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट 25 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आर वर्थ ऑफ कोलेक्टिव 2.1 ट्रिलियन। तो इनका कहना है कि जो 25 रिचेस्ट पर्सन है, अगर उनकी टोटल वेल्थ निकाले तो वो बनती है 2.1 ट्रिलियन। इतनी तो इकोनॉमी नहीं होती किसी कंट्रीज़ की, बहुत सारी मेजोरिटी कंट्री की 2.1 ट्रिलियन तो इकोनॉमी नहीं है। अगर हम बड़ी कंट्रीज़ को छोड़ दें लाइक इंडिया, USA, इन सबको छोड़ दें तो 2.1 ट्रिलियन तो इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। तो इतनी सिर्फ 25 लोगों के पास सिर्फ वेल्थ है, मतलब दुनिया की, ठीक है। 211 बिलियन नेट वर्थ, ठीक है, विद आपको बता दूं बर्नाल आर्नोल्ड ने टॉप किया है इस लिस्ट पे। वो ये
जो नॉर्मल लिस्ट की बात हो रही है, स्पोर्ट्स वाली की बात नहीं हो रही है, तो उसमें उनकी नेट वर्थ थी 211 बिलियन, ठीक है, आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन गाइस, इंडिया बाई करने वाला है हेलीफायर मिसाइल एंड MK54 टोरपेडोज, तो ये कौन सी कंट्री से बाय करने वाला है, ठीक है। इंडिया हेल फायर और मिसाइल्स एंड MK54 टोरपेडोज, तो ये इंडिया लेने वाला है यूएसए से, ठीक है। इंडिया टू बाय हेल फायर मिसाइल एंड MK54 टोरपेडोज फ्रॉम द यूएसए, इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो परचेज करने वाला है हेल फायर और मार्क 54 एंटी सबमरीन टोरपेडो फ्रॉम यूएसए फॉर इट्स MH60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए हम परचेज करने वाले हैं, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो ऑलरेडी इंडक्टेड इनटू ये इंडियन नेवी P-81 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड सर्विलेंस प्लेन्स, ठीक है। तो जो ये प्लेन है ये पहले इंडक्ट कर लिया गया इंडिया P और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में, सबमरीन में, ठीक है। और इंडिया और यूएस ने साइन करा है कितना, 16,000 करोड़ की डील टू बाय 24 MH60 रोमियो हेलीकॉप्टर फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन इन 2020, तो 2020 में ये डील साइन कर ली थी, ठीक है, MH60 के लिए, ठीक है। और अब इसी MS60 रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए हेल फायर मिसाइल, ठीक है, और MK54 टोरपेडो परचेज करने वाले हैं, ठीक है। तो MH60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आइस आगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलता है कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक गाइस टेक केयर।